शादी के दूसरे ही दिन 1 बजे मैंने देखा कि मेरे पति चुपचाप हमारे घर की नौकरानी के कमरे में जा रहे थे। 5 रात तक मैं चुप रही, लेकिन जब सच सामने आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम नंदिनी है, यह मेरी कहानी है। शादी के दूसरे ही दिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे भरोसे की नींव हिला दी। रात के ठीक 1 बजे अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं करवटें बदल ही रही थी कि मेरे पति आरव धीरे धीरे बिस्तर से उठ रहे थे। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ डाली, जैसा वे ये देखना चाहते हो कि मैं सो रही हूँ या नहीं। फिर बिना कोई आवाज़ किए कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। पहले तो मुझे लगा शायद उन्हें प्यास लगी होगी या कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि उनके कदम सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां हमारे घर की नौकरानी रहती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को नौकरानी के कमरे में मैं कुछ पल तक बिस्तर पर बैठी रही, फिर हिम्मत करके चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। काम वाली के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैंने जैसे ही अंदर झांकने की कोशिश की, तभी मेरे पति ने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब मेरी आँखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर बैठी उनका इंतज़ार करती रही। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, लेकिन आरव वापस नहीं आए। हर गुजरते मिनट के साथ मेरा डर और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार जब घड़ी में 3 बज गए थे, तब कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। आरव बिल्कुल समान चेहरे के साथ अंदर आए, जैसा कुछ हुआ ही ना हो, और चुपचाप आकर मेरे बगल में लेट गए और कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गए। लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर 2 घंटे तक वह राधा के कमरे में क्या कर रहे थे। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। मेरे पति आरव शहर के जाने माने आर्किटेक्ट थे। पूरे परिवार में उनकी ईमानदारी, सादगी और शांत स्वभाव की मिसाल दी जाती थी। मेरी सास सावित्री देवी घर की मुखिया थी। उनके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। शादी के बाद उन्होंने मेरा बड़े प्यार से स्वागत किया था। मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, लेकिन जब एक रात ने मेरे मन में ऐसा शक पैदा कर दिया जिसने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। हमारे घर में एक 20 साल की लड़की रहती थी। वह हमारे घर में काम नौकरानी वाला करती थी। उसका नाम राधा था। राधा मेरे सास के मायके के गांव की रहने वाली थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और कुछ साल पहले उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। उसे बेसहारा देखकर मेरी सास उसे अपने मायके से हमारे घर ले आई थी। तब से राधा यहीं रहती थी और पूरे घर का काम संभालती थी। सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और रात में सबसे आखिरी में सोती थी। बस यही उसकी ज़िंदगी थी। इतनी मेहनत के बाद भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वह हमेशा मुस्कुराकर काम करती थी। उसे देखकर मुझे भी उससे अपनापन महसूस होने लगा था। लेकिन अब
जब भी मैं राधा को देखती मेरे मन में वही रात घूम जाती। मैं खुद को संभालती नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उस रात के बाद मुझे लगा कि शायद यह सब मेरा वहम होगा, लेकिन अगले ही दिन वही सब फिर से हुआ। आरव रात के 1 बजे चुपचाप कमरे से निकले और लगभग 3 बजे वापस लौटे। उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा। ऐसे करते हुए 4 रात बीत चुकी थी। कई बार मन हुआ कि सीधे मैं आरव से पूछ लूं, आप हर रात राधा के कमरे में क्यों जाते हो? लेकिन अगले ही पल मैं खुद को रोक लिया करती थी। मैंने सोचा, अभी तो मेरी शादी को 4 से 5 दिन ठीक से हुए भी नहीं। अगर मैं बिना किसी सबूत के इससे सवाल पूछूंगी तो कहीं आरव यह ना सोचे कि मैं उन पर बेवजह शक करती हूँ। एक पल तो मेरे मन में यह भी आया कि उसी समय जाकर राधा के कमरे का दरवाज़ा पीट दूँ, लेकिन फिर ख्याल आया, अगर मेरी आवाज़ सुनकर माँ जी और पापा जी भी जाग गए तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अभी तो मुझे इस घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं, कहीं सबको ऐसा न लगे कि मैं बेवजह घर में तमाशा कर रही हूँ। यही सोचकर हर रात मैं अपने आंसू पी जाती थी। उधर आरव पहले की तरह मेरा ख्याल रखते थे। राधा भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी, लेकिन अब मेरे मन का डर, शक और बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 5वीं रात मैंने फैसला कर लिया, अब बहुत हो गया, चाहे जो हो जाए, आज मैं पूरी सच्चाई जानकर रहूंगी। अगर मेरे साथ धोखा हो रहा है तो आज यह बात पूरे परिवार के सामने आकर रहेगी। उस रात मैंने सोने का नाटक किया। जैसे ही आरव कमरे से बाहर निकले, मैंने भी चुपचाप उनके पीछे कदम बढ़ा दिए। उस रात अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं तेज कदमों से राधा के कमरे तक पहुंची और पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। आरव, दरवाज़ा खोलिए, अभी के अभी दरवाज़ा खोलिए। मेरी आवाज़ सुनकर पूरा घर जाग गया। सबसे पहले मेरे ससुर अपने कमरे से बाहर आए, घबराकर बोले, क्या हुआ बहू, आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रही हो? तभी मेरी सास भी तेजी से बाहर आई। उन्होंने गुस्से में कहा, नंदिनी, यह क्या तमाशा लगा रखा है? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, आपका बेटा मुझे धोखा दे रहा है। शादी के दूसरे ही दिन से हर रात ठीक 1 बजे इस नौकरानी के कमरे में आता है और 3 बजे वापस अपने कमरे में जाता है। आज तक मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं, आज सच्चाई सबके सामने आएगी। मेरी बात सुनते ही सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर से दरवाजा पर हाथ मारा और बोली, आरव, दरवाजा खोलो अभी के अभी। कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सास ने फिर गुस्से में कहा, बेटा, अगर नंदिनी सच कह रही हो तो आज इसी वक्त दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड बाद दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैं गुस्से से अंदर घुस गई, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। 20 साल की राधा जमीन पर बिछी एक चटाई पर बैठी थी। उसके सामने 12वीं कक्षा की ढेर सारी किताबें खुली थी, एक कॉपी, कुछ नोट्स, एक पेन रखा था। मैंने कांपते हाथों से वह कॉपी उठाई। उसके हर पन्ने पर आरव की साफ सुथरी लिखावट थी। हर अध्याय के नीचे आसान भाषा में समझाए गए नोट्स थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। राधा मुझे देखते ही घबरा कर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने गुस्से में पूछा, यह सब क्या है? ये किताबें, ये कॉपियाँ और ये नोट्स, आखिर इतने दिनों से मुझसे क्या छुपाया जा रहा था? आज मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। आरव ने एक गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ देखकर शांत आवाज में बोले, नंदिनी,
मैं तुम्हें यह बात शादी के पहले ही दिन बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे लगा कहीं तुम भी माँ की तरह इसका विरोध न करने लगे। मैं हैरानी से बोली, माँ की तरह? मैं कुछ समझ नहीं पाई। आरव ने राधा की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, मैं पिछले 3 साल से राधा को पढ़ा रहा हूँ। इस साल राधा का 12वीं का प्राइवेट बोर्ड का एग्ज़ाम है। मैंने ही इसके फॉर्म भरवाए हैं। पहले मैं इसे दिन में पढ़ाता था, लेकिन एक दिन माँ ने देख लिया और इतना कहकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर बोले, माँ ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, एक नौकरानी को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? आखिर दूसरे के घर चूल्हा चौका तो करना है। अगर आज के बाद इसे किताब लेकर बैठा देखा तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने आगे कहा, नंदिनी, राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन गरीबी ने इसके सारे सपने छीन लिए। यह सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ी है। इसके बाद इसकी माँ भी चल बसी और इसकी पढ़ाई हमेशा के लिए रुक गई। उन्होंने राधा की कॉपी मेरे हाथ में देते हुए कहा, मैं जो भी इसे पढ़ाता हूँ यह एक ही बार में समझ जाती है। मुझे पूरा विश्वास है अगर इसे एक मौका मिल जाए तो यह अपनी मेहनत के दम पर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि इसकी पूरी ज़िंदगी लोगों के घरों में नौकरानी बनकर बीत जाए। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए मैं रात को सबके सो जाने के बाद इसे पढ़ाने आता हूँ। मुझे पता था कि अगर माँ को दोबारा पता चला तो वह राधा को घर से निकाल देगी, और मुझे डर था कि कहीं तुम भी माँ की बात का साथ ना दो। इसलिए मैंने तुमसे भी यह बात छिपाई। अगर मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो मुझे माफ़ कर देना। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने निकले। जिस इंसान पर मैं कई दिनों से शक कर रही थी, वह किसी गलत रिश्ते को नहीं बल्कि एक अनाथ लड़की के सपने को बचाने में लगा था। उस पल मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने आरव का हाथ थाम लिया और बोली, आरव, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके चरित्र पर शक किया, जबकि आप तो किसी की ज़िंदगी संवारने में लगे थे। आज के बाद आपको राधा को छिपकर रात के अंधेरे में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से आप इसे दिन में ही पढ़ाइए और मैं आपके साथ हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि राधा की पढ़ाई में हर कदम पर मैं आपका साथ दूंगी। मेरी बात सुनते ही आरव की आंखें भी नम हो गई। तभी मेरी नज़र सासू माँ पर पड़ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं धीरे धीरे राधा के पास गई और उसे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गरीबी को ही तेरी तकदीर मान लिया था। मुझे लगता था कि गरीब घर की लड़की पढ़ लिख कर भी क्या करेगी। आज मुझे समझ आया कि गरीबी किसी इंसान के सपनों से बड़ी नहीं होती। गलती मेरी थी, तेरी नहीं। राधा फुट फुट कर रोने लगी। सासू माँ ने उसे अपने गले लगा लिया और बोली, आज से तू इस घर की नौकरानी नहीं है, इस घर की बेटी है, और आज के बाद घर का काम उतना ही करेगी जितना तेरी पढ़ाई में रुकावट ना बने। तेरी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब हम सब की होगी। यह सुनकर मेरे ससुर की आंखें भी भर आई। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व है। तुमने वह काम किया जो शायद हम कभी सोच भी नहीं पाए। किसी गरीब की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं मुस्कुराते हुए राधा के पास गई, उसके आंसू पोंछे, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, राधा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे और आरव के रिश्ते पर शक किया और बिना सोचे बिना जाने तुम्हें गलत समझ लिया। राधा रोते हुए बोली, भाभी जी, आप ऐसा मत कहिए। आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद वह भी यही सोचता। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, आज से तुम्हें घर के काम की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर का सारा काम हम सब मिलकर कर लेंगे। तुम बस
मन लगाकर अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अच्छे नंबरों से पास होगी। तुम्हें बहुत आगे पढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। राधा फूट फूट कर रोने लगी। उस रात उस घर में सिर्फ एक लड़की के सपनों को नई उड़ान नहीं मिली थी। उस रात मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई थी, किसी इंसान पर शक करने से पहले उसकी नीयत को समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो बात हमें गलत दिखाई देती है वह किसी की ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम होता है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।